Hello everyone, this is Shaili Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो? कैसा गया सैटरडे संडे? बस मज़े किए या फिर कुछ पढ़ाई वगैरह भी कर ली? थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो, फुल डे बस मौज मस्ती नहीं भाई, पढ़ाई कर लो, कब पता एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए। तो तैयारी तो भाई अपनी ज़बरदस्त रखनी चाहिए हमें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 क्लासेस और बचेंगी और हमारा सीटेट CDP सिलेबस होगा कंप्लीट। देखिए, आप जितने भी अभी देख रहे हैं साइकोलॉजिस्ट की पिक्स, चाहे हमारी जीन पियाजे जी हो, वाइगोस्की जी, कोलबर्ग जी, एरिक एरिक्सन जी, ब्रूनर जी, जॉन डुई हैं, गार्डनर जी, सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, सब थ्योरीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स, NCF, RTE, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, सब कुछ हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं देखिए क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। आपके प्यारे ग्रेट डोर पे प्लेलिस्ट बन गई है सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी। तो कोई भी क्लास अगर मिस हो गई हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। सब क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं और हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स के बारे में। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट साथ साथ बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करते हुए आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा और 2 दिन में। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वही सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश पेडागॉजी, साइंस पेडागॉजी, मैथ्स पेडागॉजी, EVS पेडागॉजी या फिर EVS या साइंस का कंटेंट पढ़ना चाहेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए नेक्स्ट क्लासेस कौन सी होनी चाहिए। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जल्दी से। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2। जितने भी न्यू लर्नर्स हैं उन्हें मैं बता दूं, ये जो हमारी क्लासेस हैं सीटेट CDP की, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर की, ये क्लासेस आपकी दोनों के लिए रहेंगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारा सिलेबस हम कवर अप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्लास में आपका रहा हो। और हम इसके बाद प्रैक्टिस सीरीज़ भी जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड। एंड अभी तक अगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आपके पास अपडेट्स पहुंचती रहें। कब कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, कौन से बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, प्रैक्टिस सीरीज, सबकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो, पढ़ाई वो समझ आता हो, तो एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब इतना कर देना मेरे लिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग। अधिगम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और चलो देखते हैं। मैं अपना पेन ले लेती हूँ, आप अपना पेन ले लीजिए। जल्दी से ले लेते हैं पेन और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए क्या क्या है आज हमारा पढ़ने के लिए। देखिए, लर्निंग यानी अधिगम, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। अधिगम क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर और एटीट्यूड थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और टीचिंग। लर्निंग, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम नई नॉलेज है, कौशल हो गए, स्किल्स हो गए, व्यवहार हो गया, एटीट्यूड हो गया, इसे गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने अनुभव के ज़रिए, अभ्यास के ज़रिए और पढ़ाई के ज़रिए। लर्निंग मीन्स चेंजिंग बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग आफ्टर गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिस। देखिए, अगर किसी, हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के बाद, अभ्यास पाने के बाद, अभ्यास के बाद, फ्लो में निकल गया। तो किसी नई जानकारी या अभ्यास के बाद जब हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हमारी समझ में बदलाव आता है, तो वो है अधिगम यानी लर्निंग। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं नॉलेज, स्किल्स, हमारे कौशल हम कह सकते हैं, व्यवहार हो गया, एटीट्यूड हो गया, किसके ज़रिए? स्टडी के ज़रिए, एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के ज़रिए, टीचिंग के ज़रिए हम नॉलेज को, स्किल्स, बिहेवियर को गेन करते हैं। जब हम कह सकते हैं समझ में अगर बदलाव होता है और
हमारे व्यवहार में अगर बदलाव आता है इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिस के बाद, तो वही है अधिगम, जिसे हम कहते हैं लर्निंग। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ें। चलिए, की फीचर्स क्या होंगे लर्निंग के? लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी लर्निंग जो है वो पूरे लाइफ टाइम चलती रहती है, कुछ ना कुछ हम देखो सीखते ही रहते हैं। तो ये जो है अधिगम हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इससे क्या होता है? चेंज आता है हमारे बिहेवियर में, हमारी समझ में, हमारी परफॉर्मेंस में। इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, नॉट जस्ट नेचुरल ग्रोथ। ये जो चेंजेस आते हैं किससे आते हैं? अभ्यास से आते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं, एक्सपीरियंस से आते हैं। जब हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हम नई चीज़ सीख रहे हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अभी नहीं हो रही, एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कोशिश करते रह रहे हैं, तो आएगी ना, हम सीखेंगे ना। तो क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से लर्निंग हो रही है, हम सीख रहे हैं। ये सिर्फ एक नेचुरल ग्रोथ नहीं है, इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, प्लान्ड और बाय चांस। देखो, इंटेंशनली भी हो सकते हैं, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, प्रॉपर जाते हो ना, सुबह रेडी हो के स्कूल जा रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, साइंस का चैप्टर है या कुछ भी, या डेली यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो, ग्रेड डोर पे आ रहे हो, ये क्या इंटेंशनली आप सीख रहे हो। अनइंटेंशनली कभी आप अपने भाई को, बड़ा भाई है, कुछ अच्छा करते हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व करो, सीख रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल तैयार होके बैठे हो, अपने मम्मा पापा से सीख रहे हो कैसे वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं, कैसे प्यार से बात करते हैं, पॉजिटिव नेचर है, बिहेवियर है, कैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है कितने आराम से शांति से निकाल लेते हैं, हाइपर नहीं होते, रिलैक्स होके, काम होके, सोच के उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये नहीं एकदम हाइपर हो जाओ, हड़बड़ी वाली चीज़ें नहीं। तो कई बार क्या होता है, हम इंटेंशनली सीखते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कोचिंग्स हो गई, या अभी आप ग्रेड डोर पे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इंटेंशनली हो गया। और अनइंटेंशनली हो गया कि जब आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स से, अपने कज़न से, भाई बहन से, कभी नेबर में, फ्रेंड्स से ऑब्जर्व कर रहे हैं या ऐसे सीख रहे हैं। कोई कॉपी पेन लेके तो नहीं बैठते हैं कि नहीं भैया ने क्या क्या किया, देखो उसके बाद हम सीख रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे भैया सुबह उठ रहे हैं, मम्मा पापा के पैर छू रहे हैं, कोई चीज़ ला रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, शेयर करके खा रहे हैं, भले ही थोड़ी होगी लेकिन वो शेयर करते हैं। तो ये चीज़ आप सीख रहे हैं, अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं कैसे वो आपके दादा दादी की, नाना नानी जी की, सबकी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, सबको प्यार करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। तो ये क्या है? अनइंटेंशनली है, ठीक है ना, प्लान नहीं है, बाई चांस हो रहा है। तो लर्निंग अधिगम कैसे भी हो सकता है, प्लान्ड भी हो सकता है और बाई चांस भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स मैथ्स फॉर्मूला आफ्टर प्रैक्टिस। पहले नहीं समझ आ रहे हैं फॉर्मूला, लेकिन जब बच्चा बार बार कोशिश कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसे अब फॉर्मूले समझ आने लगे हैं। अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक बाय लिसनिंग टू पेरेंट्स। छोटा बच्चा होता है, उसको कोई स्कूल में तो डायरेक्ट नहीं भेज दिया जाता कि 2 महीने 3 महीने का बच्चा है या साल भर का, डायरेक्ट स्कूल भेज दिया, फिर भी वो बोलता है ना। हमने पढ़ी है सारी स्टेजेस, कैसे पहले बैबलिंग वगैरह हो गई, बा बा बा, फिर 1 वर्ड 2 वर्ड स्टेज, इस टाइप से। तो अपने मम्मा पापा को बोलते हुए सुनता है और उसी से वो सीख लेता है। ऐसा तो नहीं है 1 साल के बच्चे को डायरेक्ट स्कूल भेज दिया जाए, तो वो क्या है, अनइंटेंशनली तो सीख रहा है। कोई कॉपी पेन लेके तो बैठ नहीं जाएगा 4 महीने या 1 साल का बच्चा, तो वो अपने मम्मी पापा को सुन के सीख रहा है, बोलना सीख रहा है। आर पर्सन लर्न्स ड्राइविंग थ्रू प्रैक्टिस। ड्राइविंग है, कार है या बाइसिकल भी हो गई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। अगर साइकिल भी अगर आप चला रहे हो, चलाओगे, गिरोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जब स्टार्टिंग में हर कोई गिरा होता है, गिरे हो या नहीं गिरे हो, तो क्या होता है, अगर आपने एक बार छोड़ दी कि गिरने के डर से, तो आप साइकिल चलाना कभी सीखोगे ही नहीं। लेकिन बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हो, कोशिश करते रहते हो, तो फाइनली आपकी प्रैक्टिस रंग लाती है और आपको साइकिल चलानी आ जाती है। तो ये क्या है, लर्निंग हो रही है, प्रैक्टिस से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बैलेंसिंग हो गई, साइकिल बैलेंस करना, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको एग्जाम्पल्स लर्निंग के? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। और अगर यहाँ तक समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। चलिए पेन ले लेती हूँ और आप भी ले लीजिए अब अपना पेन। 1 मिनट। चलिए,
ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहेंगे इसको, बताओ जल्दी से। अधिगम का स्थानांतरण, यहाँ लिख देती हूँ मैं, अधिगम का, एक मिनट, स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज व्हेन learning in one situation helps or affects learning in another situation. If what you learn in one subject or task help you in another, that's transfer of learning. देखो, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जब किसी एक विषय की या स्थिति की जानकारी किसी दूसरी स्थिति यानी सिचुएशन में काम आ रही है या रुकावट बन रही है। एक सिचुएशन में सीखी गई, वो हम कह सकते हैं लर्निंग हो गई, जो हमने चीज़ सीखी वो दूसरे पे अफेक्ट करिए, दूसरी सिचुएशन पे अफेक्ट करिए, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, मदद करिए या रुकावट करिए, वही है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर से समझ लेते हैं। जब किसी एक विषय की या किसी एक स्थिति यानी सिचुएशन में सीखी गई जानकारी किसी दूसरी सिचुएशन में हमें हेल्प करती है या फिर रुकावट बनती है, या तो पॉजिटिवली होगा, मदद करेगी, या फिर क्या होगा, रुकावट बनेगी, तो वही है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, आपने मैथ्स पढ़ी, मैथ्स में आपने सीखे, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करे, आपको आ गए प्रैक्टिस से। जब आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो वो जो फॉर्मूला हैं आप जो मैथ्स में जो सॉल्व करें, न्यूमेरिकल्स में आपको कहीं ना कहीं वो मदद कर रहे हैं, तो ये हो गई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। चलो और देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हमें क्या क्या देखना है। 3 टाइप्स की होती है। एक होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, एक होती है नेगेटिव ट्रांसफ़र, एक होती है ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो 3 टाइप्स होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के। चलिए वन बाय वन हम तीनों ट्रांसफ़र को देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र, व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन लर्निंग समथिंग न्यू। जब हमारी कोई प्रीवियस लर्निंग जो होगी, जो चीज़ हमने ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं, वो हमें कुछ नया सीखने में मदद करेगी, तो वो हो गई हमारी पॉजिटिव लर्निंग। ओल्ड नॉलेज सपोर्ट्स न्यू लर्निंग, जैसे कि अभी हमने बात करी थी न्यूमेरिकल में, मैथ्स कैसे हेल्प कर रही है आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होने में, तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव लर्निंग, सॉरी पॉजिटिव ट्रांसफ़र। क्लियर? नेक्स्ट देते हैं नेगेटिव हो गया। अच्छा चलो पहले इसके एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर रखे हैं। ओके, नोइंग हिंदी हेल्प्स इन लर्निंग संस्कृत, जैसे हिंदी मदद करती है संस्कृत में। लर्निंग एडिशंस हेल्प इन लर्निंग मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मदद कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में। टाइपिंग ऑन अ डेस्कटॉप्स इन टाइपिंग ऑन अ लैपटॉप, डेस्कटॉप पे जब आप टाइप कर रहे हैं तो वो मदद करता है आपकी लैपटॉप टाइपिंग में। क्या होगा, ये जो टास्क हैं ये सिमिलर हैं। लर्नर हैज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस कंटेंट, और जो लर्नर होगा, जो हमारा स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसे प्रीवियस जो कंटेंट है उसकी जानकारी बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब हमारी कोई पहले की सीखी हुई नॉलेज है जो हमने गेन करी है, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमारे को मदद कर रही है, हमें मदद कर रही है कुछ नया सीखने के लिए, तो वो हो जाएगी हमारी पॉजिटिव ट्रांसफ़र। क्लियर हो गया? अगर हमारा प्रीवियस कंटेंट जो हमने सीखा है, प्रीवियस नॉलेज मदद कर रही है कुछ नया सीखने में, तो वो हो जाती है हमारी पॉजिटिव ट्रांसफ़र। उसके बाद हम अगर देखें नेगेटिव ट्रांसफ़र, व्हेन प्रीवियस लर्निंग इंटरफेयर्स विद और क्रिएट्स कंफ्यूजन इन लर्निंग समथिंग न्यू, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव का हो गया आपका भाई, ये जो है बाधा डाल रही है, रुकावट डाल रही है, कंफ्यूज कर रही है। जब प्रीवियस लर्निंग जो है क्या हो रहा है, जब आप कुछ नया लर्न कर रहे हैं तो उसमें रुकावट भी कह सकते हैं, डिफ़िकल्टी आ रही है आपको या कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, तो वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव लर्निंग। ओल्ड नॉलेज क्रिएट्स डिफ़िकल्टी इन न्यू लर्निंग, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जो हम ऑलरेडी नॉलेज गेन कर चुके हैं, वो कुछ नया सीखने में जब रुकावट डाल रही है तो वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव ट्रांसफ़र। A person who drives a scooter finds difficult to drive a car due to habit of handling. एक व्यक्ति है जिसे स्कूटर चलाना आता है, बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है, सीखा हुआ है, लेकिन उसे कार चलाने में मदद आ रही है। अब प्रीवियस नॉलेज क्या हो गई, जो उसने स्कूटर चलाना सीखा, लेकिन स्कूटर चलाने में और कार चलाने में बहुत फ़र्क है। आप भी जानते हैं
हैंडल्स का भी फ़र्क है, बैलेंस हो गए, उसमें गियर वगैरह का सिस्टम हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो अलग हैं। तो स्कूटर चलाना अलग बात है, कार चलाना अलग बात है। हम ये नहीं कह सकते कि स्कूटर चलाना सीख लिया तो भाई कार चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, वो हेल्प करेगी। स्कूटर कार ड्राइव करने में कैसे हेल्प करेगा? नहीं करेगा ना। तो क्या हो गया, डिफ़िकल्टी हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है, कुछ सीख तो नहीं रहा ना। पुरानी नॉलेज जो है वो इसमें क्या है, हम कह सकते हैं उसका इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। A student who learned cursive writing may get confused while learning print writing. एक बच्चा है, उसे कर्सिव राइटिंग आती है, उसने पहले सीख रखी है, लेकिन उसे कन्फ्यूज़न होगी लिखने में प्रिंट राइटिंग। दोनों में फ़र्क है। स्पीकिंग मदर टंग ग्रामर वाइल लर्निंग अ न्यू नॉलेज में क्रिएट एरर्स। अपनी मातृभाषा मदर टंग यूज़ करते टाइम, है ना, आप यूज़ कर रहे हैं, तो नई लैंग्वेज में बोलते टाइम आपको ग्रामर में दिक्कत हो सकती है, व्याकरण में दिक्कत हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं क्रिएट। यहाँ तक क्लियर हो गया? नहीं हुआ हो तो जल्दी से बता दो, हम वो भी क्लियर करेंगे, चाहे हमें दोबारा पढ़ना पड़े हम करेंगे, लेकिन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम अच्छे स्कोर लाने, हमें एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर से हमें क्लियर करना है सीटेट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, जल्दी बताओ। अपनी मदर टंग की जो आदत है, मदर टंग में बोलने की जो आदत है, उससे नई लैंग्वेज बोलते टाइम एरर क्रिएट्स हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी हो सकती है, व्याकरण में गलतियाँ भी हो सकती हैं। Why it happens? Tasks look similar but are actually different. लग तो सिमिलर रहे हैं लेकिन एक्चुअली डिफरेंट है। स्कूटर कार दोनों चलाना अलग बात है। Habits or behavior from the previous task clash with the new one. जो ऑलरेडी जो हमारा बिहेवियर है, जो हमने प्रीवियस टास्क है, या हम ये कह दें सीधा सीधा, जो हमारी पहले की आदतें व्यवहार हैं वो नए के साथ क्लैश हो जाती हैं, टकरा जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताओ। देखो, दोनों कार्य दिखने में तो मिलते जुलते होते हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत अलग हैं, और जो हमारी पुरानी आदतें हैं, व्यवहार हैं, वो नए के साथ क्लैश हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। अब आ जाता है जीरो ट्रांसफर। व्हेन प्रीवियस लर्निंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग, इट्स कॉल्ड जीरो ट्रांसफर। जब हमारी जो प्रीवियस लर्निंग है उसका हमारी जो न्यू लर्निंग है उस पर कोई अफेक्ट ही नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना फ़ायदा हो रहा है आपको, ना ही नुकसान हो रहा है। ओल्ड नॉलेज नाइदर हैज़ और हर्ट न्यू लर्निंग, ना ही रुकावट बनेगी ना ही मदद करेगी। तो क्या हो गया, अब हमारा हो गया ज़ीरो ट्रांसफ़र। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? Knowing how to draw does not affect learning mathematics. Learning cricket does not help or interfere with learning painting. Playing a musical instrument does not affect cooking skills. देखो, कोई लेना देना ही नहीं है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुकिंग का, कुछ नहीं है, ना क्लैश होगा, ना हेल्प मिल रही है, ना नुकसान हो रहा है। क्रिकेट में लर्निंग पेंटिंग कोई वही नहीं है, ना मदद ना क्लैश। और ड्राइंग मैथमेटिक्स का भी ऐसा कुछ नहीं है कि ड्राइंग से आपकी मैथमेटिक्स जो है क्लैश हो जाएगा, कोई रुकावट बनेगी या मदद करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। Why it happened? The two tasks are totally unrelated. ये सब क्यों हो रहा है? जीरो ट्रांसफर क्यों है? क्योंकि दोनों ही जो टास्क है, कार्य हैं, आपस में उनका दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, अनरिलेटेड है ये। नो कॉमन स्किल और नॉलेज एरिया बिटवीन दैम, कुछ भी कॉमन स्किल्स नहीं है, नॉलेज उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो क्लैश भी नहीं होगा, ना ही मदद मिलेगी और ना ही कोई रुकावट बनेगी। वाई इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? इससे क्या होगा, लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है और जल्दी होती है। मेकिंग लर्निंग फास्टर एंड ईजियर, हेल्प्स अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन। देखो, ये वास्तविक जीवन के, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, वास्तविक जीवन में ज्ञान के उपयोग में मदद करता है, ज्ञान के उपयोग में मदद करता है। ये इनकरेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को, यानी समस्या समाधान। और हम यहाँ लिख देती हूँ, मैं रुक जाओ पेन ले लेती हूँ, समस्या समाधान बोलेंगे इसको हम, प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम हिंदी में बोलते हैं समस्या समाधान। समस्या समाधान और
आलोचनात्मक सोच हम बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग को। आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करेगा यानी बढ़ाता है। यूजफुल इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एवरीडे लाइफ, और एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और एवरीडे लाइफ में काफ़ी उपयोगी है ये। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सिमिलरिटीज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टास्क। जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी उतना ही ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज डीपर, अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स ट्रांसफ़र। पहले सीखे गए ज्ञान की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज यानी पहले सीखे गए ज्ञान की समझ। जितना गहरी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही मदद मिलेगी ट्रांसफ़र में। यहाँ लिख देती हूँ गहरी समझ। कहाँ गया पेन? अरे एक सेकेंड। गहरी समझ से बेहतर स्थानांतरण होता है। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, अभ्यास और अनुभव। रिपीटेड यूज स्ट्रेंथ ट्रांसफर, जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ही मजबूत क्या होगा, स्थानांतरण होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस जो है, जितनी ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही अच्छा ट्रांसफ़र होगा लर्निंग का। फिर आ जाता है मोटिवेशन एंड एटीट्यूड यानी प्रेरणा और रुचि। रुक जाओ, लिख देती हूँ यहाँ पे प्रेरणा और रुचि। प्रेरणा और रुचि, इंटरेस्ट होता है जो लर्नर का, हम कह सकते हैं रुचि रखने वाले जो व्यक्ति हैं, बेहतर ट्रांसफ़र होगा उनमें नॉलेज का। ऑफ कोर्स हम पहले ही बात कर चुके हैं जब हमने मोटिवेशन की बात करी थी, और भी प्रीवियस क्लासेस में हम कई बार पढ़ चुके हैं। अगर आप कोई चीज़ अपने मन से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, अगर आपकी रुचि है तो जो ट्रांसफ़र होगा नॉलेज का वो भी उतना ही बेहतर होगा, बेहतर तरीके से आप सीखेंगे अगर आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने रुचि के अनुसार कोई कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर इन एजुकेशन। अ स्टूडेंट हु लर्न ग्रामर इन इंग्लिश अप्लाइज द सेम इन हिंदी। एक व्यक्ति है, कोई भी एक बच्चा है जो ग्रामर लर्न कर रहा है इंग्लिश में, या सिंपली समझ लो कि अगर कोई बच्चा है वो इंग्लिश सीख रहा है, ग्रामर अप्लाइज कर रहा है, रूल्स अप्लाई कर रहा है, तो वो हिंदी में भी वो रूल्स अप्लाई कर सकता है। लर्निंग मैथमेटिक्स हेल्प इन फिजिक्स सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथमेटिक्स से क्या है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कितने होते हैं तो उसमें मदद मिलती है। प्रैक्टिसिंग टीम वर्क्स इन स्पोर्ट्स हेल्प इन ग्रुप प्रोजेक्ट इन स्कूल। जो टीम वर्क होगा स्पोर्ट्स में वो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट भी करने में मदद करेगा स्कूल में। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए ट्रांसफ़र इन एजुकेशन के। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई, हम कह सकते हैं इंग्लिश में व्याकरण सीख रहा है, ग्रामर सीख रहा है, तो वो हिंदी में भी उसे अप्लाई कर सकता है। मैथमेटिक्स सीख रहा है तो फिज़िक्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व वो कर सकेगा। न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और खेलों में अगर टीम वर्क या अभ्यास स्कूलों की समूह या हम कह सकते हैं गतिविधियों में मदद करता है। यहाँ लिख देती हूँ, पेन कहाँ गया। खेलों में जो टीम वर्क है, टीम वर्क का अभ्यास यानी प्रैक्टिस, स्कूल की समूह गतिविधि यानी ग्रुप वर्क, समूह गतिविधियों में मदद करेगा, मदद करता है। क्लियर यहाँ तक? प्रैक्टिसिंग टीम वर्क इन स्पोर्ट्स हेल्प इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स इन स्कूल। फिर आ जाते हैं हमारा लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स यानी अधिगम वक्र, वक्र लिख देती हूँ यहाँ पे, अधिगम वक्र हिंदी में कहते हैं।
A learning curve is a graph that shows how a child or learner improves over time with practice and experience. लर्निंग कर्व जो है वो एक ग्राफ है जो बताता है कि एक बच्चा जो है, जिसे हम लर्नर बच्चा कुछ भी कह लो, है ना, तो कैसे वो इम्प्रूव करता है समय के साथ। जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है अपने एक्सपीरियंस से, कैसे समय के साथ उसमें सुधार होता है। इट हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड हाउ फास्ट और स्लो अ स्टूडेंट इज लर्निंग, व्हेन इम्प्रूवमेंट हैपन्स, व्हेन लर्निंग गेट्स स्टक। चलिए जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। देखो, लर्निंग कर्व से, ये जो ग्राफ है, इससे ये टीचर को पता चल ही जाता है कि बच्चा समय के साथ उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना सुधार हुआ। तो इससे टीचर को पता चल रहा है लर्निंग स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, इम्प्रूवमेंट सुधार कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कहाँ पे बच्चे को दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मेन स्टेजेस जो होती हैं ना, जो हमारे सीटेट में जिससे क्वेश्चन आता है, तो ये स्टेजेस है मेजर स्टेजेस, जिससे सीटेट में मोस्टली आपका क्वेश्चन आता है। इनिशियल स्टेज, एक्सेलरेशन स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और प्लेट्यू स्टेज। ये 4 ऐसी स्टेजेस हैं जिनसे रिलेटेड आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और भी हैं, वो मैं भी बताऊंगी, लेकिन मेजर स्टेजेस जो है ये 4 हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले आ जाती है इनर स्टेज, जो है हमारी बिगनिंग स्टेज। द लर्नर इज़ न्यू टू द टॉपिक और स्किल। जब कोई बच्चा है वो नया है, किसी भी कोई टॉपिक सीख रहा है या कोई भी स्किल है, उसमें बच्चा नया है। इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे की इसमें ही होंगी, क्योंकि एक बच्चे ने सीखना शुरू किया है, नया है, उसके लिए प्रोग्रेस हल्की हल्की होगी। इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस भी लो होगा। ऑफकोर्स अभी उसने स्टार्ट किया है तो कॉन्फिडेंस भी कम तो होगा, और प्रोग्रेस भी धीरे धीरे होगी। धीरे होगी इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी अप नहीं होगी, लेवल अप होगा उसका भी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समय के साथ सुधार होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्रोग्रेस में भी लो नहीं अप होगी। चलिए, लर्नर इज टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। अभी बच्चा समझने की कोशिश करे कि एक्चुअल में उसे क्या करना है। अ चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग हाउ टू राइट विद कर्सिव लेटर, ही गॉट कंफ्यूज्ड एंड मेक मैनी एरर्स। एक बच्चा अभी उसने लिखना शुरू किया, वो सीख रहा है कर्सिव राइटिंग को, कर्सिव लेटर्स को कैसे लिखा जाता है। तो अभी अभी शुरू किया तो कंफ्यूज भी होगा बच्चा, और बहुत सारी गलतियां भी होंगी। लेकिन मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, हम कई बार पढ़ चुके हैं। गलतियां निगेटिव वर्ड नहीं है, मिस्टेक इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड, मिस्टेक इज़ अ पॉजिटिव वर्ड एंड मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। गलती कर रहा है, इट मीन्स बच्चा कोशिश कर रहा है, वो सीख रहा है, तो मिस्टेक कोई गलत बात नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। तो इनर स्टेज पे क्या होगा, ये बिगनिंग स्टेज है, यहाँ से अब स्टार्ट हुआ, बच्चा कुछ नया सीख रहा है, कॉन्फिडेंस कम होगा, प्रोग्रेस धीरे होगी और गलतियाँ ज़्यादा होंगी। तो जब बच्चा कर्सिव लेटर सीख रहा है फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो होगी ही ना, और गलतियाँ होंगी, नेचुरल है। फिर आ जाती है हमारी स्पीड अप स्टेज, जैसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। द लर्नर स्टार्ट इम्प्रूविंग क्विकली विद प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस से, अभ्यास से जो उसकी इम्प्रूवमेंट है, लर्नर है वो क्विकली इम्प्रूव करेगा, सीखेगा, समझ बेहतर होगी, गलतियाँ कम होंगी, और जो लर्निंग है वो फास्ट होगी, मोटिवेशन भी बढ़ेगा। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिस द चाइल्ड बिगिंस राइटिंग नीटली क्विकली। अब क्या है, थोड़े टाइम जब बच्चा लगातार प्रैक्टिस करेगा कर्सिव लेटर लिखने की, तो अब गलतियाँ भी कम होंगी, उसे समझ आ गया है, लर्निंग फास्ट होगी, और बच्चा अब एकदम नीट एंड क्लीन और जल्दी से कर्सिव लेटर्स लिख लेगा। फिर आ जाती है इंटरमीडिएट स्टेज। लर्निंग स्लोज डाउन अ बिट, थोड़ी सी लर्निंग हम कह सकते हैं नीचे आ गई, है ना। प्रोग्रेस बिकम इनकॉन्सिस्टेंट, जो प्रोग्रेस है वो असमान हो सकती है। लर्निंग क्या होगी, थोड़ी धीरे हो जाएगी, उसकी गति जो है वो थोड़ी सी धीरे हो जाएगी। हम कह सकते हैं सीखने की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। विशेषताएं क्या होंगी इंटरमीडिएट स्टेज की, इम्प्रूवमेंट होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा सुधार होगा, बट नॉट एज फास्ट, एकदम तेज़ी से नहीं होगा। हो सकता है बच्चा कहीं अटके भी, बोर भी हो, कभी अच्छा प्रदर्शन होगा, कभी थोड़ा कमज़ोर भी हो सकता है। मिस्टेक स्टिल हैपन ओकेजनली, गलतियाँ भी हो सकती हैं। मोटिवेशन जो होगा हो सकता है वो डिक्रीज हो इफ़ प्रोग्रेस इज़ नॉट विजिबल। अगर कई बार होता है ना, हम लोग के साथ भी होता है, जब हमें कभी बार प्रोग्रेस नहीं दिखती तो हम भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएंगे, हमारा भी मोटिवेशन कई बार क्या होता है, डिक्रीज होता है, सबके साथ होता है, नेचुरल है। और जब आप लोग क्लासेस देखने के बाद भी एक लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो मेरा भी मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है, सच्ची कह रही हूँ, हो जाता है। तो प्लीज़ अच्छी लगती हो क्लास, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलो क्लास पे आते हैं वापस। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब प्रोग्रेस नहीं दिखती तो मोटिवेशन डिक्रीज होता है, कम होता है।
द चाइल्ड कंटिन्यूज टू इम्प्रूव बट प्रोग्रेस इज स्लो, सम डेज आर बेटर सम आर नॉट। कई बार क्या होता है, बच्चा कोशिश कर रहा है पर प्रोग्रेस जो होती है वो स्लो हो जाती है। बच्चा कोशिश कर रहा है कि सुधार आए, लेकिन कई बार प्रोग्रेस कम हो जाती है, स्लो हो जाती है हम कह सकते हैं। और कभी कभी तो बहुत अच्छा रहता है प्रोग्रेस, कभी कभी कम हो जाता है। कुछ दिन अच्छे लगते हैं, कुछ दिन बुरे लगते हैं। फिर जब लगता है ना कि अरे इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी हो रही है, कितना कुछ सीख लिया, तो अच्छा लगता है। और वरना थोड़ा सा लो हो ही जाते हो ना, मैं तो हो जाती हूँ कई बार। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, फिर आ जाती है प्लेट्यू स्टेज। ये है इंटरमीडिएट का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। लर्निंग स्टॉप्स बिकम दैट इवन विद कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। क्या होता है, अब हम कह सकते हैं अभ्यास के बावजूद भी जो अधिगम है, लर्निंग है, कुछ समय के लिए रुक जाती है। चलो एक मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा इसका। एक ग्राफ दिखाया जाए आपको, इसका क्या बताओ। देखो नेक्स्ट पेज पे बनाऊं, इस पे मज़ा नहीं आ रहा। देखो जब स्लो लर्निंग होगी, पेन ले लो, रुक जाओ। देखो हम कह सकते हैं अभी क्या स्लो लर्निंग है ना। फिर क्या हुआ था, एक्सेलरेशन आ गया था, स्लो। फिर क्या हुआ था, ये ऊपर जाते 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 ये आ जाता है फिर प्लेट्यू। ये आ जाता है आपका प्लेट्यू। ये क्या है, ये हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन कह सकते हैं इसको। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रुक जाओ। एक्सेलरेशन, ये क्या है, स्लो बिगिनिंग। तो इस बात को आप देख लीजिए, प्लेट्यू पे क्या होगा, कई बार रुक जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या होता है प्लेट्यू पे। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस के बाद भी जो लर्निंग है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो वही है हमारा प्लेट्यू में। प्लेट्यू स्टेज है, इंटरमीडिएट का ही पार्ट है। इसमें जो होगी प्रैक्टिस के बाद भी जो लर्निंग है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। जैसे यहाँ से तो स्टार्ट हुई ना स्लो लर्निंग, होते 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 फिर ये आ गया आपका प्लेट्यू। कोशिश कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, लेकिन क्या हो गया, लर्निंग कुछ समय के लिए रुक गई। कोई नया सुधार नहीं दिखता, नो विजिबल इम्प्रूवमेंट, कोई नया सुधार नहीं दिखेगा। बच्चा फंसा हुआ महसूस करता है। लर्नर्स में फील स्टक और फ्रस्ट्रेटेड, चिड़चिड़ा भी हो जाता है। हो जाते हो नहीं होते, नेचुरल है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं होता। जब आप लोग का कोई ऐसे रिएक्शन नहीं मिलते ना पॉजिटिव वाले, तो मैं भी ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा। कई बार लगता है ना मोटिवेशन डिक्रीज होता है। मे नीड चेंज इन टीचिंग स्ट्रेटजी, शिक्षक को नई रणनीति अपनाने की ज़रूरत है इसमें। कॉमन स्टेज इन लॉन्ग टर्म लर्निंग, ये लंबी अवधि की सीख में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सीख में सामान्य है ये है लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म लर्निंग की बात हो रही है। लंबी अवधि की सीख में सामान्य है, कॉमन है। Even with the daily writing practice, the child stop improving for a days or week. भले ही बच्चा रोज लिखने का अभ्यास कर रहा है, लेकिन स्कोर या सुधार में कोई अंतर अभी नहीं है। कह सकते हैं हम डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी काफ़ी हफ्ते या हम कह सकते हैं काफ़ी दिन तक कोई भी सुधार नया नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। ब्रेक थ्रू फ्रेज, सडन इम्प्रूवमेंट होता है जब आप लोग का जैसे मुझे रिएक्शन मिलता है ना कि हाँ मैम क्लास अच्छी लगी, नाइस एक्सप्लेनेशन, और तो क्या होता है यहाँ लाइक करते हो तो मुझे भी एक खुशी मिलती है एक अलग, तो वो सडन इम्प्रूवमेंट ही है मेरे लिए। खैर आफ्टर द प्लेट्यू न्यू प्रोग्रेस बिगिन, अब प्लेट्यू के बाद क्या है, नई जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हो जाती है हम कह सकते हैं। चलो जल्दी से इसे समझ लेते हैं। एक मिनट, पेन कहाँ गया।
चलो इसको हम कह सकते हैं सफलता चरण, सफलता चरण है। आफ्टर प्लेट्यू न्यू प्रोग्रेस बिगिन, प्लेट्यू के बाद नई प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है। कैसे होती है? टीचर नई स्ट्रेटेजी अपनाई, बेटर स्ट्रेटेजी है तो उससे क्या होगा? ग्रोथ, या हम कह सकते हैं वो इम्प्रूवमेंट होता है उसमें। नई रणनीति हो गई यानी नई स्ट्रेटेजी होगी, मोटिवेशन हो गया, अभ्यास हो गया, इन सब से क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगी, छात्र फिर से बेहतर करने लगता है। लर्निंग जम्प्स टू द नेक्स्ट लेवल, और सीखने में एक नई छलांग लगती है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल, अ टीचर एक्सप्लेन अ टफ कॉन्सेप्ट इन अ वे एंड द स्टूडेंट सडनली अंडरस्टैंड इट। देखो, एक टीचर ने नई स्ट्रेटेजी अपनाई कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और सडनली बच्चा समझ गया। एक से नहीं समझा, मैं कहती हूँ अलग अलग मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए, अलग अलग स्ट्रेटेजी, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स इस्तेमाल करो। ज़रूरी नहीं है ना सब बच्चों को एक ही मेथड से समझ आ जाए। तो क्या होगा? बच्चे को अचानक समझ आया और एक सडन इम्प्रूवमेंट हुआ। चलो अब आ जाता है हमारा सैचुरेशन फेज, जिसे हम कहते हैं मास्टरी लेवल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लिख देती हूँ मैं यहाँ, पूर्णता का चरण, पूर्णता का चरण, सैचुरेशन फेज। अब सीखने के लिए बहुत कम हम कह सकते हैं लर्नर रीच मैक्सिमम लेवल, सॉरी वो लाइन तो कंप्लीट कर दूँ, बहुत सीखने के लिए बहुत कम बचा है। अब इसमें क्या है? सीखने के लिए बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट बच्चा सब समझ चुका है, इसमें गलतियाँ बहुत कम होंगी और कह सकते हैं लर्नर्स जो हैं अब वो पहुंच चुके हैं मैक्सिमम पोटेंशियल तक, यानी हम कह सकते हैं जो प्रदर्शन है वो उच्चतम चरण तक पहुंच चुका है, स्तर तक पहुंच चुका है। यहाँ लिख देती हूँ, प्रदर्शन उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है, स्तर पर पहुंचता है, यहाँ पहुंच चुका है, पहुंचता है लिख देती हूँ, पहुंचता है। यहाँ पे बहुत कम गलतियाँ होंगी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक इज लर्न। अब बहुत कम सीखने को बचा, ऑलमोस्ट बच्चा हर चीज़ सीख चुका है, समझ चुका है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट बिकम्स एक्सपर्ट इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन द सब्जेक्ट। अब बच्चा जो है एक्सपर्ट हो गया, भाई मास्टरी लेवल है ना ये, अब बच्चा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी बहुत आसानी से उसका समाधान निकाल लेता है, सॉल्व कर लेता है पूरी तरीके से। अब वो एक्सपर्ट हो गया, मास्टरी लेवल है हमारा सैचुरेशन फेज। क्लियर यहाँ तक? चलो अब आ जाता है हमारा डेक्लाइन फेज। डेक्लाइन फेज देख लेते हैं। चलो अब क्या होगा? इसमें परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, इंटरेस्ट और रिवीजन। किस वजह से होगी? प्रैक्टिस, अभ्यास कम होने से, रुचि ना होने से, या रिवीजन ना होने की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाएगी। स्किल्स में फेड ओवर टाइम, और धीरे धीरे जो स्किल्स होंगी वो भी फेड हो जाएंगी। अब हम अगर कोई गेम की भी बात कर लें या चलो मैथ्स की बात कर लें, अगर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन प्रैक्टिस बंद कर दो धीरे धीरे सब भूल जाओगे तो क्या होगा? परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी। आ स्टूडेंट हु वाज मास्टर्ड ग्रामर मिस्टेक्स ड्यू टू नॉट रिवीजन। एक बच्चा ऑलरेडी सीख चुका है, ठीक है, हमने अभी लास्ट में देख लिया, चलो मास्टरी लेवल पहुंच गया, बट प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो क्या होगा? परफॉर्मेंस क्या होगी? रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास ही नहीं है तो क्या होगा? परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी, गिर जाएगी, प्रदर्शन अब गिरेगा, इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा बताओ? चलो टाइप्स देख लेते हैं लर्निंग कर्व्स के। पहला आ जाता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग कर्व, स्लो टू फास्ट होगा। लर्निंग स्टार्ट्स स्लो बट स्पीड अप लेटर। स्टार्टिंग में धीरे होगी लर्निंग, बट बाद में क्या होगा? फास्ट हो जाएगी, तेजी से होगी। व्हाई इट हैपेंड? टॉपिक इज डिफिकल्ट एट फर्स्ट, लर्नर गेन्स कॉन्फिडेंस विद टाइम। क्या होगा? स्टार्टिंग में होगा टॉपिक हमें डिफिकल्ट लगेगा, धीरे धीरे समय के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कह सकते हैं लर्निंग जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। चलिए, A child struggles to learn multiplication but improves quickly after understanding tables. एक बच्चा उसे स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन में बहुत दिक्कत होती है, मल्टीप्लाई करने में ऐसा लगता है अरे आज तो मल्टीप्लिकेशन होगा, आज छुट्टी मार लेते हैं, कोई ना कोई बहाना मार लेते हैं कोचिंग में। तो पहले दिक्कत क्यों नहीं है? उसे टेबल्स ही नहीं आते, टेबल्स नहीं आते तो मल्टीप्लिकेशन कैसे ही करेगा? धीरे धीरे जब टेबल्स लर्न हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं, तो क्या होगा? बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, वो सीख जाएगा कैसे किया जाता है। कर्व स्टार्ट फ्लैट होगा, फिर क्या होगा? बाद में शार्प हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो लर्निंग होगी वो स्लो होगी, बट बाद में क्या होगी? लर्निंग स्पीडली होगी। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? पहले क्या होगा? हम कह सकते हैं भैया फ्लैट है, फिर क्या होगा? शार्पली क्या होगा? ये बढ़ेगा,
पॉजिटिव रहेगा। स्टार्टिंग में स्लो होगी बट बाद में स्पीड पकड़ लेगी। फिर आ जाएगा हमारा निगेटिव एक्सेलरेटिंग कर्व। पहले क्या होगी, फास्ट होगी, उसके बाद क्या होगी, स्लो होगी लर्निंग। व्हाई इट हैपन, टॉपिक इज इजी इनिशियली, लेटर कॉन्सेप्ट्स आर हार्डर, मोटिवेशन में डिक्रीज। स्टार्टिंग में क्या है, टॉपिक इजी लग रहे हैं, इजी है, हो जाएगा, बाद में कॉन्सेप्ट्स जब हार्डर हो जाते हैं तो जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। अ चाइल्ड लर्न्स अल्फ़ाबेट क्विकली बट टेक्स लॉन्गर टू लर्न स्पेलिंग। एक बच्चा है, उसे अल्फ़ाबेट बहुत जल्दी क्विकली वो लर्न कर लेता है, आसानी से लर्न कर लेता है, लेकिन बाद में स्पेलिंग्स लर्न करने में उसे दिक्कत होती है। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हो रही, आप लोगों को ये बताओ मुझे, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रही है? पहले क्या होगी, इसमें फास्ट होगी, उसके बाद क्या हो रही है, इसमें स्लो हो रही है ना, एकदम स्पीड से जा रहा है और फिर क्या है, लर्निंग स्लो होती चली जाएगी। स्पीड से भाग रहा है, बाद में स्लो हो जाएगी। चलो आगे देखें। फिर आ जाता है हमारा एस शेप्ड कर्व, जिसे हम सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं, कंबाइंस बोथ स्लो एंड फास्ट स्लो पैटर्न। इसमें क्या होगा, स्लो फिर फास्ट फिर स्लो पैटर्न होगा। क्यों होता है ये? मोस्ट रियलिस्टिक इन एक्चुअल क्लासरूम लर्निंग। देखो ये कक्षा में वास्तविक सीखने को दर्शाता है। पहले मुश्किल लगेगा, फिर इम्प्रूवमेंट होगी, आसानी लगेगा, सीख जाएगा बच्चा, फिर क्या होगा, फिर दिक्कत होगी। स्लो फास्ट देन स्लो। क्या होगा, स्पीड अप विथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ कोर्स स्पीडली होगा, देन स्लो अगेन व्हेन टास्क बिकम कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स जटिल टास्क आएंगे तो फिर से स्लो होगा। एक बच्चा है, साइकिल सीख रहा है, चलो देख लेते हैं एस कर्व। देख लो, एक बच्चा है, साइकिल सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, स्टार्टिंग में प्रोग्रेस क्या होगी, स्लो ही होगी, अभी नहीं आती उसे। जब वो सीख रहा होगा फिर क्या होगा, एक टाइम पे प्रैक्टिस से उसे आ जाएगी, फिर क्या होगी, फास्ट होगी, फास्ट होगी नहीं होगी लर्निंग। उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगी, धीरे हो जाएगी। क्यों, अब बैलेंस वाली बारी आ गई ना भाई। लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल टफ एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में टफ है, फिर प्रोग्रेस होगी, ठीक है, तो फास्ट हो गई ऑफ कोर्स। देन बैलेंस की बारी आई तो क्या होगा, उसमें टाइम लगेगा, बैलेंस करने में तो टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका एस शेप्ड कर्व। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। शुरुआत में समझने में समय लगेगा, इसमें एस शेप्ड कर्व में शुरुआत में समझने में समय लगेगा। अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, तेज़ी से बच्चा सीखेगा। फिर जब कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क आएंगे तो रुकावट आएगी, मुश्किल होगी, तो क्या होगा, लर्निंग स्लो हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलो फिर आ जाता है प्लेट्यू कर्व। प्लेट्यू, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, नो इम्प्रूवमेंट फॉर समटाइम्स इवन विद रेगुलर एफर्ट। प्लेट्यू का हम पढ़ चुके हैं, बार बार एफर्ट भी डाले, प्रैक्टिस करें, फिर भी इम्प्रूवमेंट यहाँ नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, मोटिवेशन की कमी है यहाँ पे। टीचर को स्ट्रेटेजी और मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, बच्चा बोर हो रहा है। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्टडीज डेली बट स्कोर्स द सेम मार्क्स फॉर अ फ्यू वीक। बच्चा पढ़ रहा है, डेली मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हफ्तों तक सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या होगा इसमें? देखो प्लेट्यू में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इसमें बच्चा जो अभ्यास कर ले, मेहनत कर ले, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो टीचर को यानी क्या है, बच्चे का मोटिवेशन भी फिर कम हो जाता है, बच्चे को थकान महसूस होती है, बोरियत आती है। टीचर को ज़रूरत है स्ट्रेटेजी और मेथड बदलने की। तो क्या होगा, पहले बच्चा ऑफकोर्स आगे बढ़ रहा है, देन स्टेज फ्लैट और राइज अगेन। जब स्ट्रेटेजी में चेंज होता है, मेथड में चेंज होता है, तो उसके बाद क्या होगा, फिर बच्चे की प्रोग्रेस भी वापस बढ़ेगी। लेकिन प्लेट्यू में क्या होगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इस बात का बिल्कुल कान में बिठा लो, प्लेट्यू में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। इसमें ज़रूरत है टीचर को स्ट्रेटेजी और मेथड बदलने की। मोटिवेशन कम हो गया, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेहनत करने के बाद भी बच्चे के काफ़ी हफ्तों का सेम मार्क्स आ रहे हैं, सेम स्कोर आ रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई सुधार नहीं है। तो ज़रूरत है टीचर को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की, पढ़ाने का मेथड बदलने की। क्लियर यहाँ तक? चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, और परसों हमारी लास्ट क्लास होगी सीडीपी की। हमारी जो रह गए हैं वो डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और ये सारी चीज़ें जो हमारी रह गई हैं, इन सब के बारे में हम जो भी है निपटा देंगे परसों, और हमारा सीटेट सीडीपी सिलेबस कंप्लीट। और अच्छी लगी हो क्लासेस तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एक और बात, कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है सीटेट सीडीपी बाय रेगुलरिटी, आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।